उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। किरण किरण उजाला सीरीज, महमूद फारूकी के अफसाने, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। आज का अफसाना, पड़ाव, पहली किस्त। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। अब के जो मैं तिलमिलगिरी गया तो हमेशा की तरह वहां रौनक और चहल पहल नहीं थी। जानी पहचानी कोई सूरत नजर नहीं आई। बाजार एक सिरे से दूसरे सिरे तक वीरान पड़ा था। स्टेशन से निकलकर अकवाल रोड के चौराहे तक तो मैं इसकी वजह जान न सका। लेकिन चौराहे पर पहुंचकर जब फौजी बैरिकें खाली खाली नजर आईं तो मैं समझ गया कि ये वीरानी कंपनी के तब्दील हो जाने की वजह से है। गुजरे हुए चंद बरसों में सारी दुनिया ताहो बाला हो चुकी थी। जंग ने बहुत से वीरानों में नए नए शहर आबाद कर दिए थे और बहुत सी बस्तियों को वीरान। तिलमिलगिरी जंग के मैदानों से बहुत दूर दक्कन की सतह मुर्तफा पर ऊंचे नीचे टीलों की गोद में आबाद था। चंद साल पहले कितने ही अच्छे दिन मैंने यहाँ बसर किए थे। सिकंदराबाद के मज़ाफ़ात में ये छोटी सी बस्ती उस हुस्न, उस सुकून और दिलकशी से मामूर थी जो दक्कन के पहाड़ी कस्बों की अपनी खुसूसियत है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में होने की वजह से यहाँ शहर की सारी सहूलतें मुहैया रहती थीं और बैक वक्त शहर और गांव दोनों का लुत्फ़ उठाया जा सकता था। कंपनियों के मुंतकिल हो जाने की वजह से सिनेमा बंद नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दरवाजे पर किसी नए फिल्म का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा था। तो अभी तिलमिलगिरी जिंदा है। चढ़ती हुई धूप से बचने के लिए मैं बड़ी सड़क छोड़कर टंकी की तरफ जाने वाली पगडंडी पर उतर गया। टंकी के चढ़ाव पर मेरे कदम तेज हो गए। मैं ऊपर चढ़कर ये देखने के लिए बेचैन था कि सिनेमा की तरह पड़ाव भी अपनी जगह मौजूद है या नहीं। आगे बढ़ने पर जब पीपल के झुंड में से पड़ाव की जानी पहचानी सुर्ख खपरेल नजर आई जिस पर कद्दू की बेल चढ़ी हुई थी तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन क्या पता इस खपरेल के नीचे इन 5 सालों में क्या कुछ हो गया हो। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
टट्टे के सरकने वाले बड़े दरवाजे के सामने इमली का वही पुराना छतनार दरख्त मौजूद था। इसके नीचे टेढ़ी तिरछी वैसी ही लंबी सी लोहे की मेज थी जो जरा से इशारे पर झूलने लगती थी, और मामा किरण एक खास अंदाज में उसे धक्का देता और उसे झूलता देखकर बड़े मजे से कहा करता था, कैसे कैसे लोग यहाँ आके चल दिए। मेज के अतराफ वैसी ही जंकोरदा लोहे की पुरानी कुर्सियां पड़ी थी जिन पर मामा का प्राइवेट सेक्रेटरी लंगड़ा बाबू बैठे बैठे ऊँगने लगता था। तो मामा किरण अखबार मोड़कर दिया सलाई दिखाता और बाबू की कुर्सी को नीचे से गर्म कर देता। चुरका लगने पर जब बाबू एकदम से उछल पड़ता तो हम सब हंसते हंसते बेहाल हो जाते और मामा किरण अनजान होकर अपना पाइप जलाने में मसरूफ हो जाता। जरा सा हटकर लकड़ी की चौड़ी चौड़ी भारी दो कुर्सियां जिनके मुताल्लिक लेकिन ओह, इन दो कुर्सियों पर मामा किरण, अरे हाँ मामा किरण, इसी तरह हमेशा की तरह एक पर पैर फैलाए और दूसरे के दस्ते पर अपना गंजा सर टिकाए सो रहा था। गर्दन पर पुराने जख्म का निशान नुमाया था। ऐनक नाक पर ढलक आई थी और इमली के नन्हे नन्हे जर्द फूल उसकी गोद में गिरते जा रहे थे। मामा ऐन बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन नहीं, इसमें हिलाल, पुशमुर्तगी और थकन की झलक जरूर नुमाया थी, और वो ऐनक जो उसकी सुतुआ नाक पर बिल्कुल जायद मालूम हो रही थी एक नया इजाफा था। ताहम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पड़ाव भी जिंदा था और मामा किरण भी। मामा, मामा चौंक कर उठा, आंखें मली, ऐनक दुरुस्त की और डोलता हुआ दोनों कदमों पर जोर देता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। एक पक्की लंबी सी इमली टप से मेज पर गिरी और तालाब की तरफ से कोयल की कू कू सुनाई दी। हा हा, ये सब कुछ इस दोपहर के सन्नाटे में कितना दिलचस्प और मुसर्रत अंगेज था। मामा, मामा, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा और मामा किरण जैसे उसने आवाज पहचान ली हो, सूरत न पहचान सका हो, और फिर जो मामा ने पहचान कर उधम मचाया है तो बस देखने के काबिल था। पोपला मामा अचानक बच्चा बन गया था। तड़ातड़ मेरे गालों पर थप्पड़ मारे, बड़े चाव से जंगखोरदा लोहे की कुर्सी पर बिठाया। 1 बरस, 2 बरस, अरे कितने बरस, और ये तुम हो। फिर कुछ सुने बगैर दौड़ा दौड़ा गया, लेमन की बोतल ले आया। मर गया बाबू, हरामी का बच्चा ताड़ बन गया होगा। फिक्र ना करो मामा, तुम्हारे लिए भी लेता आएगा। लाएगा तो सही, मगर आधी रास्ते ही में पी लेगा। जब मामा अपना पाइप भर चुका तो हम दोनों बीते दिनों की गठरी खोल कर बैठ गए।
उसी मखसूस अंदाज में पाइप की नाल से चिकने सर को खुजाते हुए मामा ने दर्जन भर सवाल कर दिए और दर्जन भर सवालों के जवाब दिए। मामा, तुम्हारी काठी तो वैसी की वैसी ही है, दिल तो मजबूत नहीं रहा प्यारे, बस ऐसा खोखला हुआ है कि क्या बताऊं। एक दो बार तो लेने के देने पड़ गए थे। जब तक धड़कता है मामा भी जिंदा है, और जब छोड़ो भी मामा। अरे मामा, मैं तो समझा था कंपनियों के साथ तुम भी यहां से खिसक गए होगे। वाह, मैं क्यों जाने लगा। मामा ने पड़ाव के दरवाजे पर उस लांबे तख्ते को देखते हुए कहा जिस पर किसी जमाने में पैराडाइज लिखा हुआ होगा और अब सिर्फ धुंधला धुंधला डाइज रह गया था। पड़ाव इस पैराडाइज का बिगड़ा हुआ नाम था। जगह जगह के उजट फौजी आकर जब कंपनियों में बसे थे तो मामा किरण का पैराडाइज सिर्फ मामा का पड़ाव बनकर रह गया था। मामा ने बताया, कंपनियों के उठ जाने पर वो हमाहमी तो नहीं रही, लेकिन अब भी पड़ाव के 24 दीवारों वाले कमरे किराए पर उठते रहते हैं। तुम्हारा 5 नंबर खाली है, ये कहकर उसने हल्के से मेज को ठोका दिया। जब वह झूलने लगी तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे याद दिला रहा हो कैसे कैसे लोग यहां आए, आके चल दिए। रात के खाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो वाटर वर्क्स की टंकी के किनारे से बढ़ती हुई एक तिरछी सी रोशन लकीर मामा की चिंदिया पर आकर रुक गई थी और इधर सरकते हुए साए में 3-4 आदमी बैठे हुए थे और मामा अपनी पूरी स्पीड में चालू था। मामा किरण पक्की उम्र, भरे भरे जिस्म का बड़ा हंसमुख आदमी था। देखने में बड़ा, बरतने में कोपल। मुझे उसके मुताल्लिक हमेशा ये एहसास रहा कि जिस रफ्तार से वो ढलता जा रहा है, इसी रफ्तार से खुद को बच्चा बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। क्या अजब कि जब बुढ़ापा आखिरी मंजिल पर जाकर दम तोड़े तो वो अपनी जिंदगी के आगाज को मुट्ठी में दबाए एक शरीर बच्चे की तरह वहां से खिसक ले और दौड़कर इस पड़ाव पर आ जाए। असरनो जिंदगी शुरू करने की उसे बड़ी शदीद ख्वाहिश थी और वो कहा करता था, बस मुझे एक मौका दे दो, फिर देखो मैं क्या बनता हूं। क्या? जवाब में वो बड़ी हसरत से ठंडी आह खींचकर कहता, वही जो बन ना सका। जो कुछ वो बनना चाहता था वैसा बन जाता तो ना मालूम कैसा रहता। इस वक्त तो बुढ़ापे और बचपन की इस धूप छांव ने उसे निहायत दिलचस्प और एक हद तक पुरस्कार बना दिया था। पहली जंग में वो मुल्कों मुल्कों के खाक छान चुका था। लाम से जब वापस आया तो इस पड़ाव को उसने एक बूढ़े पारसी से खरीद लिया, जिसके साथ गालिबन उसने अपनी जवानी का कुछ हिस्सा बसर किया था। पड़ाव तो उसे दाम देकर मिला, लेकिन पुराने मालिक का नाम मुफ्त में। किसी को मालूम तक ना हो सका कि असल नाम क्या है। लोग उसे मामा किरण पुकारते रहे और वो भी राजी खुशी मामा किरण बनकर रह गया। और कुछ इस तरह उसने पुराने मामा किरण की चाल ढाल अपना ली कि तिलमिलगिरी वालों ने कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं किया और नया मामा किरण बहुत जल्द उनमें घुल मिल गया। मामा बड़ा
पुरगो मजलिसी आदमी था, न मालूम क्यों अकेले रहने से बड़ा डरता था। लोगों को हमेशा अपने पास जमाए रखता। रातों में अमूमन जासूसी नावल और अलिफ लैला की कहानियां पढ़ पढ़ कर सुनाता, या फिर जर्मनी की जंग के किस्से। मामा के इन किस्सों में कुछ न कुछ असलियत जरूर होती थी, लेकिन वो जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर, नमक मिर्च लगाकर अच्छी खासी चुटपुटी दास्तान बना देता था और इस मजे से बयान करता था जैसे वो पड़ाव में नहीं बल्कि आगा हशर के स्टेज पर अदाकारी दिखा रहा हो। चुनाचे बाबू का कहना था, अगर मामा होटल का चक्कर छोड़कर बॉम्बे का टिकट कटाएगा तो साला फिल्म वाला झुक झुक कर मामा को सलाम बोलेगा। जवाब में मामा बाबू के बम्बई को एक फड़कती हुई गाली देता और कभी कभी मेरा हाथ दबाकर आंख मारते हुए बोलता, यार चला तो जाता, मगर वहां चिंडाल छोकरियां बड़ी हरामी हैं, अगर वहां गया तो बस एकदम खल्लास हो जाऊंगा। रोशन चांद जो वहां टंकी की आड़ में झुक कर रुक गया था, अब बेतकल्लुफी से इस खुली महफिल में आकर शामिल हो गया। मामा के तमतमाते हुए चेहरे और जोश व खरोश को देखकर मैं समझ गया मामा हमेशा की तरह सेंधी चढ़ाए बैठा है। मालूम नहीं किसका जिक्र छिड़ा हुआ था। जिस वक्त मैं एक उल्टी कुर्सी को सीधा करके बैठने लगा तो बूढ़े चारी ने मामा को पाइप जलाता देखकर तेलुगु मुहावरे में कहा, पुदु गाला पुदु ये की यल्ला गिटंडी, यानी अंधेरा कितना ही जोर बांध ले उजाला उसे भगा देता है। युल्ला गेटंडी भगा देता है, मामा ने बोड़े की नकल की। अरे महाराज, इस पड़ाव में अंधेरे उजाले के कितने मैच हुए, कौन जीता? लंगड़े बाबू ने जो सीढ़ियों पर बैठा प्याज काट रहा था, नशे में धत एकदम से चीख कर पूछा, अबे मुर्गी के पी रखी है क्या? कौन जीता? मामा ने उसके चीखने की नकल की। अरे चिंडाल, हर मर्तबा चिंडाल जीत कर गई है प्यारे। बूढ़ा चारी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मामा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं बताता हूं, ये बुराई, ये भलाई, लेकिन छोड़ो महाराज, ये सब कुछ बकवास है। एक किस्सा सुनाता हूं, सुनकर बताना कौन जीता कौन हारा। मामा अपना पाइप भरने के दौरान शायद किसी उलझन में पड़ गया था। मैंने दोनों पांव में इसकी कैंची में फंसाकर कुर्सी पर अपने आप को ढीला छोड़ दिया। मामा के बाजुओं के दरमियान से सिनेमा की सुर्ख बत्ती खुलती बंद होती हुई दिखाई दे रही थी। दूर तक ढलाव पर रोशनी और साए कता दर कता फैले हुए थे। जहां टीकरों का साया था, वहां जुगनू चमचम कर रहे थे। बाबू ने हमेशा की तरह दारचीनी से जोश दी हुई चाय का एक बड़ा सा प्याला मेरे आगे लाकर रख दिया था। मेरे हाथ में तिरुचनापल्ली का एक सिगार जल रहा था। महकते हुए धुएं की लकीर मामा के कान से छूती हुई निकली चली जा रही थी। मैंने एक झुरझुरी सी ली। इस कैफो सुरूर का अंदाजा वही लोग कर सकते हैं जिनको दक्कन की मज़ाफ़ाती बस्तियों में ऐसी ही कोई दिलकश रात मयस्सर आ जाए।
इस जरा से वक्फे में मुझे कुछ यूं लगा जैसे वो नशीली रात तेलंगाना के सारे नशे को समेटे मेरी पलकों पर, मेरे दिल पर, मेरे वजूद के हर हर हिस्से पर अपने मखमली पंजे टिकाए हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाना का नृत्य दिखा रही हो। मेरा जहन इस गुदास बोझ को महसूस कर रहा था। मेरी आंखें रोशनी और साए की झिलमिल पर लगी हुई थीं और कान मामा किरण की आवाज पर। जब नए नए कैंप लगे थे, मामा ने किस्सा शुरू कर दिया था। पड़ाव में सिकंदराबाद की छोकरियां आती थीं और खूब कमाई करके जाती थीं। बाद में रेजिमेंट के अफसरों ने तिलमिलगरी में छोकरियों को आने से रोक दिया। उनके पीछे साले फौजियों में बड़े खून खराबे होने लगे थे। उस जमाने में 5 नंबर में एक जवान छोकरा आकर टिका हुआ था। रंग सांवला था मगर ऐसा अच्छा, जिस्म और नाक नक्शा ऐसा बैठा कि बस आंख जम कर रह जाती थी। सूरत देखकर यही मालूम होता था कि किसी बुरी सोहबत में नहीं पड़ा है। ऐसा नेक के 2 वक्त नमाज जरूर पढ़ता था मगर सिनेमा देखने की लत पड़ी हुई थी। मुझसे हमेशा कहता था, मामा तुम सेंधी पीना छोड़ दो। मैं उससे कहता था, यार लोग सिनेमा देखना छोड़ दें तो मामा भी सेंधी पीना छोड़ दे। सुनकर हंस पड़ता, फिर बड़े गुमसुम लहजे में धीरे से बोलता, खोट कटते कटते कट जाएगा मामा, खरा सोना बनना इतना आसान तो नहीं। एक दिन डाली मेरे पास बैठी हुई थी। डाली कौन मामा? अरे ये अपने बाबू की धंधे वाली थी। ये साला छोकरियों को इधर पड़ाव में लाता था। बाबू प्याज काटते काटते रुक गया और वहीं से बोला, अरे बड़ा जोरदार छोकरी था, डाली के माफिक छोकरी हमने कभी नहीं देखा। मालूम नहीं बाबू की ये तस्दीक कहां तक सही थी, क्योंकि मैं मामा की इस आदत से वाकिफ था कि पड़ाव का कोई वाकया हो या जर्मनी की लड़ाई का, वो खामख्वाह लंगड़े बाबू को दरमियान में खींच लाता था और बाबू अपनी इस झूठ मूठ की शान पर एकदम से हम भी कुछ हैं वाला अंदाज अख्तियार कर लेता और इद बदा कर जो फिक्रा भी जबान पर आए बोल देता था। जोरदार, मामा ने पाइप से सर खुजाते हुए कहा। विस्की की भरी हुई बोतल थी, बड़ी चलती हुई, मगर खुदा कसम दिल की बड़ी अच्छी थी। बोलती थी, अगर मामा कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं ये धंधा छोड़ दूंगी, मगर साले सब हरामी हैं। डाली को किसी आदमी का इंतजार था। इतने में पाशा फोन करने आया। वो नहा कर आ रहा था, तौलिया उसके कांधों पर पड़ा हुआ था, भीगे भीगे घुंघरियाले बाल माथे पर चिपके हुए थे। डाली की नजर उस पर जो पड़ी, बस साली देखती रह गई। वो चला गया तो मेरे पीछे पड़ गई, इससे मिला दो। मैंने कहा, दीवानी हुई है, वो इस लाइन का आदमी नहीं, पढ़ने लिखने वाला छोकरा है, तेरे मतलब का नहीं। मगर कमबख्त ऐसी दीवानी हुई थी कि बोली, मेरी नजर में चढ़ गया मामा, मुझे इससे कुछ लेना नहीं, एक बार मिल ले तो मेरा दिल भर जाए। देख डाली, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वो ऐसा जवान नहीं है
जो तेरे चक्कर में आ जाए। क्यों नहीं आएगा? वो भेपर कर बोली। बस नहीं आएगा, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा मामा, तू भी देख ले मैं कैसा नाच नचाती हूं। मैं हजार बुरा था, मगर इस छोकरी की बात सुनकर तन बदन में आग लग गई। उससे मैंने कहा, चल तेरी मेरी शर्त, 100 रुपया दूंगा। अगर जूता खाकर ना आई तो सबके सामने मुर्गा बना देना। डाली ने मेरा हाथ खींचकर जोर से हाथ मारा। मगर एक बात है मामा, तुम उससे मेरे खिलाफ कुछ ना बोलना, बस चुपचाप देखते रहना। अगर मेरे जूते ना चाटे तो मेरी नाक काट देना। इतने में वो आदमी आ गया जिसके साथ डाली को जाना था। दरवाजे से निकलते हुए हाथ नाक पर रखकर मुझे चिढ़ाती गई। मैंने दिल में सोचा, चलो ये खेल भी खूब रहेगा, देखें कौन जीतता है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।